देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, भीख मांगते हुए देश के मासूम बच्चों को देखा जा सकता है। और जब बात मध्य प्रदेश के भोपाल की होती है, तो यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पर उन मासूमों की जो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। सवाल इस बात का उठता है कि देश का भविष्य किस अंधकार की तरफ चल रहा है। वो कौन माँ बाप इस तरह से अपने बच्चों को सड़कों पर छोड़कर जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर भीख मांगने को मजबूर हैं, या फिर यहाँ इसे एक व्यापार बना लिया गया कि आप अपने मासूम बच्चों को सड़कों पर उतार दीजिए, होटल के सामने यहाँ पर भेज दीजिए, दुकानों पर भेज दीजिए, या फिर रेल लाइट पर भेज दीजिए कि यहाँ पर जो है मासूम बच्चे भीख मांगने को मजबूर हो जाएं। देश का भविष्य भीख मांगने पर मजबूर क्यों है? और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संख्या लगातार आंकड़ों को तोड़ती जा रही है। जहां पर भीख मांगते हुए बच्चों को देखा जा सकता है, उन बच्चों के साथ उनके तमाम परिवारों को भी देखा जा सकता है। लेकिन कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर नकली मरहम पट्टी लगाकर भी भीख मांगते हुए लोगों को देखा जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल थे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नेशन 24 न्यूज की टीम भोपाल की सड़कों पर निकली और लोगों से बातचीत की, लोगों से जानने की यहाँ पर कोशिश की गई। प्रशासनिक अधिकारियों से, सामाजिक संगठनों से बातचीत की गई, दुकानदारों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की गई और सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन मासूम बच्चों का भविष्य क्या है। क्योंकि लगातार भीख मांगते हुए इन मासूम बच्चों को देखा जा सकता है जिनका भविष्य अंधकार की ओर तरफ चल रहा है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। बच्चे नाम सुनते ही एक दिल में अजीब सी फीलिंग्स हो जाती है। बच्चे जिनको देखकर चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। बच्चे यही बड़े होकर पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनते हैं। कोई कलेक्टर बनता है तो कोई आईएएस और कोई आईपीएस बनता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है। बच्चे जो आज हमारे देश का भविष्य हैं, हम अगर इन्हीं की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे राज्य की अगर बात करें और ख़ास तौर से भोपाल की बात करें तो इस वक्त जो चलन आ रहा है वो बच्चों के भीख मांगने का चलन आ रहा है। लगातार इनकी संख्या भोपाल में क्या पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ती हुई चली आ रही है। सरकार इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए किस तरह की योजनाएं चला रही हैं, जो निजी संस्थान हैं और जो समाज सेवक लोग हैं वो किस तरह इस काम को आगे ला रहे हैं, यही बात करने के लिए आज हम निकले हैं। जो बच्चे सिग्नलों पर भीख मांगते हैं और इन सब की तादाद जो है लगातार बढ़ती हुई चली आ रही है। कभी आपको ये रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेंगे, कभी आपको ये किसी रेस्टोरेंट के बाहर मिलेंगे, कभी किसी पान वाले चाय वाले के तरह। लगातार जो है बच्चों की वृद्धि इस वक्त बढ़ती हुई चली आ रही है। कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं जानता। इन्हीं सब बातों की चर्चा का विषय है भीख मांगता भविष्य। आज हम बात करेंगे सारे एनजीओ से, सारे जो समाज के अंदर लोग हैं उनसे और जो इनके अधिकारी हैं उनसे। आइए तो मेरे साथ बात करने के लिए चलते हैं हम। देश में लगातार भीख मांगते हुए बच्चों को देखा जा सकता है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, भीख मांगने के लिए बच्चों को झूठी मरहम पट्टी भी कराकर लोगों से हमदर्दी हासिल करने के लिए भीख मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। लोग भी दया करके इन्हें भीख दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचा है जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य होंगे। यही हाल रहा तो क्या होगा इस देश के भविष्य का और इन मासूम बच्चों का। लगातार दुकानों पर भीख मांगना, लगातार सड़कों पर चलने वाले लोगों से भीख मांगना, मानो इन मासूम और साथ ही इन लोगों की मजबूरी बन गई हो या फिर कोई और वजह है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नेशन 24 न्यूज की टीम निकल पड़ी भोपाल की सड़कों पर और भीख मांगते मासूमों को देखकर हम दंग रह गए हम, इसलिए कि कैसे देश का भविष्य सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। सड़कों पर भीख मांगते इन बच्चों को लेकर जब हमारी टीम ने एक एक कर अधिकारी, समाज सेविका, डॉक्टर, नेता और आम जनता से सवाल पूछने की सोची और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर देश का भविष्य कहे जाने वाले इन भीख मांगते मासूमों को लेकर इन सब का क्या कहना है। सबसे पहले हमने दुकानदार से बात की, क्या कुछ कहा उसने, आइए आपको सुनवाते हैं।
वो बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ाने की जगह यहाँ पे भीख मंगाने के लिए लेके आते हैं, खुद दूर खड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ भीख मंगाने के लिए भेज देते हैं और 4 से 5 बच्चे आ जाते हैं एक जने के साथ। और अगर उनको कुछ खिला दो तो वो खाते नहीं है और उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। दिन में तो कितने दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? दिन में 5, 7, 8 लोग आ जाते हैं। उनका 4 से 4 बच्चे अलग आते हैं। तो इनकी तादाद क्या बढ़ती जा रही है। इनको क्या पढ़ाना चाहिए आगे, और बच्चों के माँ बाप उनको पढ़ाने की जगह उनसे भीख मंगवाई जा रहा है। सबसे पहली बात कि तादाद ज़्यादा रहती है, दूसरी बात ये कि पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा हो गए हैं, तो इस सब चीज़ों से थोड़ा सा किसी को भी तकलीफ़ लगता है कि भाई इस तरीके के इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे कर रहे हों, चाहे उनको ऐसा कुछ दे दे सरकार सुविधा कि यार उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई और उनको अच्छे जगह मिल जाए। और दिन भर में कितने आते होंगे बच्चे? लगभग कम से कम 8-10 से ज़्यादा ही आ जाते हो। ये साहब आ ही रहे हैं, एक छोटा आता है, फिर उसके बाद एक छोटा और आता है, फिर एक और आता है। हम तो दिन भर दे दे के परेशान हैं, फिर बड़ा भी आ जाता है उसमें, मुझे भी दो। इसके बाद नेशन 24 न्यूज की टीम एक कदम और आगे बढ़ी और आगे चलती गई और फिर हमारी टीम ने एक डॉक्टर से बात की, क्योंकि डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। सड़कों पर भीख मांगते इन बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। बढ़ते हुए समय के साथ बच्चे महामारी में जूझ रहे हैं, जिसमें बच्चे आए दिन भीख मांगते रहते हैं। उसको लेके हम लोग बहुत विचार कर रहे हैं, और ये जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा भीख मांगते रहते हैं। आज ऐसा दौर चला आ रहा है जिसमें बच्चों को पेरेंट्स बिल्कुल ना ध्यान में रखते हैं, ना उनको खाने की व्यवस्था करते हैं, ना उनको रहने की व्यवस्थाएं हैं। ये सब चीज़ों को आगे ध्यान रखते हुए सब सुविधाओं का अपन पालन करते हैं। लगातार भीख मांगने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को झूठी मरहम पट्टी बांध कर सिग्नल पर, होटलों पर, शहर की कई जगहों पर भिक्षावृत्ति का काम करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं करती है। सरकार के कई प्रयासों के बावजूद भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जब इस मामले में हमारे संवाददाता शफीक खान ने भोपाल में इस विषय को लेकर वहां के समाज से जुड़े लोगों को, समाज सेवी संगठनों से ऑपरेशन मुस्कान के नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है, जिसका असर भी दिखाई दिया। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत भोपाल में 124 बच्चे जो कि लंबे समय से गुम थे, 124 बच्चे जिनमें बिहार से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, इवन साउथ के कुछ इस तरह के स्टेट जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ तक से बच्चों की पतारसी करके उनको लाया गया, माँ बाप के सुपुर्द किया गया। ये विभिन्न कारणों से इसमें संज्ञान में आई। यद्यपि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ नहीं आई, मगर बच्चे जो गुम थे या तो माँ बाप के संज्ञान में नहीं थे या माँ बाप से नाराज़ होकर चले गए थे। दोनों ही परिस्थितियों में माँ बाप से मिलवा करके उनके परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाई गई, और भोपाल पुलिस के टीम वर्क से इस तरह 124 बच्चे दस्तयाब हुए। सर, लगातार भिक्षावृत्ति के मामले बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें जो है बच्चे सबसे आगे रहते हैं, माँ बाप उनके पीछे रहते हैं। ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, समय समय पर इसमें जेजे एक्ट की कार्रवाई की जाती है। इस तरीके से कोई भी बच्चों से भीख मंगवाना, नाबालिग बच्चों से, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हम कार्रवाई पूर्व में भी की गई थाना एमपी नगर अंतर्गत। चौराहे तिराहे पर बच्चों को सामने करके इस तरह की भीख मंगवाना, इनका उपयोग करना, ये सब अपराध है। इस तरीके के अगर अपने बच्चों को सामने लाके जो भी, चाहे परिजन हो या अन्य व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। देखिए, ये सामाजिक जागरूकता का विषय है। अपराध की दृष्टि से देखें तो इसमें समय समय पर वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी होती है, लेकिन बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और SJPU यूनिट हमारी जो विशेष किशोर पुलिस इकाई, ये सब एक संयुक्त अभियान चला करके ऐसे बच्चे जो चौराहे तिराहे, सड़क, जहाँ भी कहीं भी इस तरह भिक्षावृत्ति करते हैं, इनकी काउंसलिंग कराते हैं। यदि परिदृश्य में कभी
इनके कोई भीख मंगवाने वाला आता है, चाहे उनके परिजन हो या अन्य व्यक्ति, उसके विरुद्ध साक्ष्यानुरूप कार्रवाई की जा रही है। महिला बाल विकास नाम ही ऐसा है। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण की जितनी भी योजनाएं संभव है हमारे विभाग के माध्यम से वो दी जाती हैं उनको, उनके पोषण को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, और बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त करने के लिए। मैडम अभी देखने में लगातार आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो लगातार सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, माँ बाप भी उसके साथ रहते हैं, तो इनको किस तरह रोका जा सकता है? क्या सरकार की योजना इन तक नहीं पहुँच पाती? नहीं, देखिए, इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ICPS स्कीम, जिसमें ऐसे बच्चों को चिन्हित है, माँ बाप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके माँ बाप नहीं हैं और वो इस वजह से रोड पे हैं, तो ऐसे सारे बच्चों को हम चिन्हित करते हैं और हमारी योजनाएं हैं फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना। उस योजना में हम पेरेंट्स को और अभिभावक हैं तो उनको लाभान्वित करते हैं, और अगर नहीं है और लगता है कि बच्चे की शेल्टर के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर उसको हमारे होम्स हैं, उस होम्स में बच्चों को रखा जाता है। छोटे बच्चों के लिए बालगृह है, बड़े बच्चों के लिए आफ्टर केयर होम है, और जो विधि विरोधी बच्चे होते हैं उनके लिए संरक्षण गृह है। इस तरह से अलग अलग संस्थाएं बच्चों के चयन उस हिसाब से किया जाता है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? अगर बच्चे की नीड है कि उसको शेल्टर चाहिए इसलिए वो रोड पे है या भीख मांग रहा है, तो हमारी जो चाइल्ड लाइन है 1098 आपने सुना होगा, 1098 नंबर है, उस चाइल्ड लाइन के माध्यम से हम ऐसे सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमको सूचना मिलती है कि ये बच्चा जो है उपेक्षित है या इसके साथ कोई इसका शोषण हो रहा है, इसको नीड है विभाग की मदद की। तो अगर आप 1098 पे कॉल करते हैं तो चाइल्ड लाइन जो है ऐसे बच्चों को लेके बाल कल्याण समिति होती है, बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करती है और फिर बच्चों के हित में जो भी सबसे अच्छा निर्णय होता है वो करती है। अगर लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास उनको पहुंचाना चाहिए तो पेरेंट्स के पास पहुंचाते हैं, और अगर लगता है कि पेरेंट्स उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे और अगर होम्स में पहुंचाना है तो हम उसको होम्स पे पहुंचाते हैं। तो ये व्यवस्था एक तो है। दूसरा, भोपाल की अगर आप बात करें भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों की, तो यहाँ पे समय समय पर नगर निगम ने, महिला बाल विकास विभाग ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, स्वच्छ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके कई बार ऐसे अभियान चलाए हैं और अभियान चला के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया है। और ये जो बच्चे किस कारण से भीख मांग रहे हैं तो ये आइडेंटिफाई किया है। अगर उनको पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। और अगर लग रहा है कि पेरेंट्स जानबूझ के बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, वो काम बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, तो उनके विरुद्ध पुलिस प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। तो ये समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। तो किसी एक विभाग के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारे लोग मिलकर इसके लिए काम करते हैं और ये कलेक्टर की अध्यक्षता में ये अभियान चलाए जाते हैं। केंद्र शासन द्वारा 1986 में बाल श्रम विरोध अधिनियम प्रभावशील किया गया है। इस अधिनियम के तहत ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ में ऐसे एडोलेसेंट जो 15 से 18 वर्ष के हैं उनसे हैजार्डस यूनिट मतलब खतरनाक उद्योगों में काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मैडम, देखने में अक्सर आया गया है कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उन तक ये योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, तो किस तरह की इनको जागरूक किया जाए कि ये भीख मांगना बंद करें और आगे आके भविष्य में जो है पढ़े लिखे? देखिए, जहाँ तक बाल श्रम अधिनियम का प्रोविजंस है उसके अनुसार ऐसे नियोजक जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है वहीं पे यह एक्ट प्रभावशील होता है। यदि हम भीख मांगने वाले बच्चों की बात करें तो वो बच्चे के ऊपर कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, फिर भी हम उसको ऐसा देख सकते हैं कि CWC के मार्फत, चाइल्ड लाइन के मार्फत उन बच्चों को CWC के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उनको शेल्टर होम्स में ले जाके और उनको पढ़ाई के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करते हैं। किस तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे तो किसी भी प्रकार का काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है
और 15 से 18 के बीच में जो बहुत हज़ार्डस यूनिट होती है उसमें काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो समय समय पे विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है, उसके अंतर्गत समस्त एनजीओ जो हमारी एक टास्क फोर्स की समिति गठित है, राज्य शासन के निर्देश अनुसार इस टास्क फोर्स समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आदरणीय कलेक्टर महोदय होते हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाती है और उस बैठक में समस्त एनजीओ, समस्त विभाग जैसे महिला बाल विकास विभाग, ट्राइबल विभाग, पुलिस विभाग, एसजेपीयू, श्रम विभाग और एनजीओ शामिल होते हैं। एनजीओज़ और समस्त विभागों को टास्क दिया हुआ है और उस टास्क के अंतर्गत जो बच्चे भीख मांगते हैं या चौराहों पे पाए जाते हैं उन बच्चों को चाइल्ड लाइन के मार्फत उनको शेल्टर होम्स में प्रवेश दिलाया जाता है और उसके थ्रू ही उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाल कल्याण समिति के अंदर। यहाँ पर जो है बच्चों की देखभाल की जाती है और यहाँ पर न्याय की बात भी की जाती है। इस वक्त जो बाल कल्याण समिति हैं उनके अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, लगातार इस वक्त देखा जा रहा है कि भीख मांग रहे हैं बच्चे, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। नहीं, प्रतिबंध तो लगाया जा रहा है। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम लोगों ने एक कमेटी भी ऐसी बनाई हुई है, क्योंकि केवल बच्चों को उठा के हम यहाँ ले आएँ वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम बच्चों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें। उसके बाद होता क्या है कि अगर हम बच्चों पे ये कार्रवाई करते हैं तो बच्चों को हम उठा लाते हैं माँओं के साथ, और छोटे बच्चे तो माँ के साथ साथ, जो 6 साल से कम के बच्चे होते हैं वो सब माँ के साथ ही जाते हैं, और बाकी बच्चे और बच्चे होते हैं वो जो कि 6 साल से बड़े होते हैं वो जेल में उनके साथ रहते नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि वो बच्चे तो फिर माँ के बिना वो अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते ना कि हम माँओं को, क्योंकि काम करवाती हैं माएँ, क्योंकि माँओं के साथ बच्चे रहते हैं, तो हम उनको ये नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए तो सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम उनको तो अलग रखते हैं। तो अब संस्थाओं में रखते हैं हम बच्चों को, लेकिन प्रॉपर पुनर्वास उनका क्या है कि हम माँओं को, उनके परिवारों को प्रॉपर शिक्षित कर, संस्कारित कर, कुछ उनके लिए व्यवस्था ऐसी करें जो कुछ आर्थिक उनकी मदद कर सकें, या जो भी हमारे सामाजिक स्तर पर जो हमारी सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं, स्पॉन्सरशिप की है हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम प्रति बच्चे को 2000 रुपये स्पॉन्सरशिप करते हैं, वो हो। तो ये सब करके हम प्रॉपर व्यवस्था से करें तो पुनर्वास का काम सही से हो पाएगा। अगर हम केवल बच्चों को उठा के ले आएँ और फिर कुछ दिन बाद उनको समझाइश दे के छोड़ दें तो ये प्रॉपर पुनर्वास नहीं होगा। लेकिन मैडम, अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के जो बच्चे, ख़ासतौर से जो बच्चियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, जब उनकी कोई देख रेख नहीं होती, उस तरह से भीख मांगने का काम करती हैं तो जाहिर बात है लोगों की नज़र में भी आती हैं। ऐसे में उनके साथ कभी भी कोई भी घटना हो जाती है, जैसे आजकल जो चल रहा है बलात्कार की घटना है, तो ऐसे में क्या कहेंगी? ऐसे अब यही है अभी तो कि ये बच्चों को हम समझाइश दे सकते हैं, और यहाँ पे जो सरकार ने बच्चों के लिए CCIs बनाए हैं, तो जैसे ही इस तरह के कोई भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको यहाँ पे रखते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं प्रॉपर, और फिर उनका CCIs में जो संस्था हैं बच्चों की उसमें रखवाते हैं, और यही है अभी व्यवस्था हमारी। ये हमारे साथ ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और हमारे साथ जो बाल कल्याण समिति के एक और सदस्य मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, बाल कल्याण समिति किस तरह काम करती है? बाल कल्याण समिति, देखिए, जब हमारे पास कोई भी बच्चों को पेश किया जाता है चाइल्ड लाइन के थ्रू या किसी और के थ्रू, कोई भी हमारे पास बच्चों को लेके आ सकते हैं, और जब एक बार बच्चा हमारे पास पेश हो गया मतलब हमें उस केस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा CNCP है कि नहीं, मतलब जो बच्चा जिसको चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, वही बच्चों पे बाल कल्याण समिति बेसिकली काम करती है। तो जब हम एक बार ये देख लेते हैं कि बच्चों को ज़रूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, तो बाल कल्याण समिति अपना सारा जो उनके पास कहना चाहिए एक पावर होता है, उस पावर को यूटिलाइज़ करते हुए आदेश करती हैं कभी, और कभी उसके पुनर्वास की व्यवस्था करती हैं, कभी उसके फोस्टर केयर की व्यवस्था करती है, कभी अगर वो मान लीजिए पॉक्सो का बच्चा है तो उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट करना, मेडिकल करवाना, ये सारी चीज़ें, मेडिकल के लिए आदेश कराना। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए एज प्रूफ नहीं मिल रहा है तो जब तक एज प्रूफ की व्यवस्था नहीं हो जाती, अगर अंतिम निर्णय हमें लेना है तो कभी हम DNA की बात करते हैं, वो एक अंतिम बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हम ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से जैसा हर एक प्रशासन जैसे चलता है उसी तरीके से बाल कल्याण समिति भी चलती है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समिति बनाई इसलिए गई है कि बच्चों के सर्वोपरि हित के लिए हमारा काम है कि हम बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित की सुरक्षा के लिए कैसे काम करें। तो हमारा एक टैगलाइन आप समझ लीजिए कि बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु बाल कल्याण समिति काम करती है। मैं अगर एक बात और बताना चाहूँगा मैडम, कभी कभी आपके पास इस तरह के कोई केसेस आए हैं जो बच्चा भीख मांगा है या आपके पास कोई सूचना आई है, तो उस बेस पे आपने किस तरह काम किया? देखिए, जब भीख मांगने की सूचना डायरेक्ट बाल कल्याण समिति पे नहीं आती है। 1098 चाइल्ड लाइन आपको पता होगा, नंबर आपने भी सुना होगा। तो क्या होता है कि जो मान लीजिए आपने देखा एक भीख मांगते हुए बच्चे को, तो आपने 1098 पे कॉल किया। 1098 जाकर वहाँ पे एक बार देख के आती है कि वाकई में ये जो कॉलर ने हमें सूचना दी है वो सही है कि नहीं है। और जब उन्हें ये पुख्ता हो जाता है तो वो उनको बाल कल्याण समिति के पास पेश करती है। तो अब तक ये होता आ रहा था कि जैसे खुशहाल नौनिहाल एक सरकार ने, कहना चाहिए भोपाल में WCD ने एक अच्छा एक कार्य चलाया था कल्पना मैम के गाइडेंस में। तो उसमें ये हुआ था कि काफ़ी बच्चों को लेकर आए, उनको समझाइश दी गई और उनके पुनर्वास की व्यवस्था हेतु कुछ प्रकरण कुछ काम किए गए। लेकिन इस बार बाल कल्याण समिति का ये मानना है कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटेटिव, जब तक हमें ये नहीं लगता हम इस बच्चे को लाएंगे, माता पिता से उसका संरक्षण छीन के हम लेकर आएँ और उसका हम पुनर्वास नहीं कर सकते, तो तब तक हम ये हम कहते हैं ना आपाधापी के डिसीजन, हेस्टी डिसीजन नहीं लेंगे। तो हम लोग अभी एक उस पर कार्य कर रहे हैं। एक कमेटी बनाई है हम लोगों ने जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, CCI के इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, चाइल्ड लाइन के लोग हैं, रेलवे चाइल्ड लाइन के लोग हैं, नोडल एजेंसीज़ हैं और बाल कल्याण समिति के सारे सदस्य मिलके हम लोगों ने एक कहना चाहिए पुनर्वास के लिए अभी प्लानिंग चल रही है। और जैसे ये प्लानिंग हमारी प्रॉपर हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको मैम ने बताया कि पुनर्वास की व्यवस्था जैसी हो जाएगी, तो हम पहले एक समझाइश देंगे उन्हें, 15 दिन बाद हम उन्हें फिर से एक समझाइश देंगे और कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं 3 चांस देना, और तीसरी बार में हम उनको लेकर अपने पास ले आएंगे। पकड़ना वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना, तो हम उन्हें अपने पास लेकर आएंगे और उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। इस वक्त मैं बैठा हूँ निर्भया बालिका सुधार गृह की संचालिका के साथ समर खान, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, लगातार जो है इस वक्त, पहली बात तो आप ये बताइए कि जो आपका निर्भया सुधार गृह है वो किस तरह काम करता है? निर्भया महिला सुधार गृह जो है वहाँ हमारे 18 साल से ऊपर की महिलाएं आती हैं, 18 से 60 साल तक की। ये ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पास आश्रय नहीं होता, तो हम उनको आश्रय प्रदान करते हैं। अभी इसी कड़ी में हम लोगों ने निर्भया बालिका गृह का भी प्रारंभ किया है और वहाँ पर 0-6 से लेकर 18 साल तक की बालिकाएं आएंगी। ये ऐसी बालिकाएं होंगी जो अनाथ हैं या इनके पेरेंट्स जो रखना नहीं चाहते हैं, उस तरह की बच्ची इस आश्रय गृह में निवासरत रहेंगी। मैडम, लगातार देखा जाए तो इस वक्त भिक्षावृत्ति के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं, तो ऐसे में कौन से NGO इसमें काम करते हैं और इसमें क्या कार्रवाइयाँ होना चाहिए? देखिए, भिक्षावृत्ति के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कोरोना को तो हम लोग दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये वो वर्ग नहीं है जिनके जो रोज़गार से छूट गए हैं। ये पहले से ही भिक्षावृत्ति में जो लिप्त लोग थे वही सक्रिय हैं, और ये देखने में ये आया है कि ये लोग खुद से ज़्यादा अपने बच्चों से ये कार्य करवाते हैं। कई बार हम लोग अगर देखें, जहाँ हम लोग अगर कहीं खाना खाने किसी होटल में या ऐसी जगह जाते हैं फूड कॉर्नर्स पे, वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और जैसे ही हम लोग उन बच्चों से बात करते हैं या हम लोग चाइल्ड लाइन को फ़ोन लगाने के लिए जैसे ही फ़ोन वो करते हैं, तो ये बच्चे वैसे ही भग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे तो चाइल्ड लाइन वाले आएंगे और हमको इस तरह के आश्रम में ले जाएंगे और वहाँ रहेंगे। तो ये पूरा जो रैकेट है ये पूरी तरह से सक्रिय है और ये अपडेट है, इनको पता है कि हमको किस तरह से कार्य करना है। तो ये समाज का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हमको अगर भिक्षावृत्ति रोकना है तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, चाइल्ड लाइन अपना काम कर रही है, CWC अपना काम कर रही है, और हम जैसी संस्थाएं जो इस तरह के आश्रय गृह संचालित कर रहे हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दायित्व अगर किसी को निभाना है तो वो समाज को निभाना है, और वो ये है कि अगर भिक्षावृत्ति हमको रोकना है तो आप उनको भिक्षा देना बंद करें, उसी से ये चीज़ रुक सकती है। अगर बात की जाए तो भिक्षावृत्ति के लिए जो प्रयास किए जहाँ सरकार ने, वो किस तरह के प्रयास किए गए हैं और आगे किस तरह के प्रयास करना चाहिए? देखिए, लास्ट ईयर खुशहाल नौनिहाल
श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव आदरणीय मैडम द्वारा संचालित किया गया था और उसमें सभी उस तरह के एरियो को चिन्हित किया गया था जहां भिक्षावृत्ति में बच्चे लिप्त थे और बहुत सक्रिय थे। यहाँ तक कि उन्होंने उन बच्चों को भी उसमें चिन्हित किया था जो बच्चे आप देखते हैं कि रोड पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे भी आते हैं आपके पास कि मैडम ये पेपर ख़रीद लीजिए, और जब आप बोलते हो नहीं चाहिए तो बोलते हैं कि नहीं ठीक है कुछ पैसे दे दीजिए, घर में मम्मी बीमार है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सभी भोपाल में सक्रिय एनजीओ ने चाइल्ड लाइन और CWC के साथ मिलकर इसमें कार्य किया था और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको लेकर भी आए थे, लेकिन बाद में उनकी फैमिलीज़ मिल जाती हैं, आ जाती हैं और उन बच्चों को वापस ले जाती हैं। और उन बच्चों को आश्रय गृह में रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो थे ये नशे में भी लिप्त रहते हैं, ये कई प्रकार के नशा करते हैं, जिसकी वजह से इनको पहले जो है ऐसे होम्स में भेजना चाहिए जहाँ पर इनका इस चीज़ का इलाज हो सके। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक PC शर्मा से भी भीख मांगते इन बच्चों को लेकर हमारी टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार सीधे सरकार और सरकार के मंत्रियों को ठहराया और क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त राजधानी के अंदर लगातार जो है छोटे छोटे मासूम बच्चे जो नौनिहाल होते हैं वो भीख मांगते रहते हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर कुछ समाज सेविक लोग भी जो है इनके ऊपर काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त इसी समाज के जो एक व्यक्ति हैं मकबूल दयावान, जो अपनी यहाँ से संस्था चलाते हैं मकबूल दयावान के नाम से, वो बच्चों के ऊपर काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं हम उनसे जानेंगे। मकबूल, जो बच्चे इस वक्त भीख मांग रहे हैं, माता पिता भी साथ रहते हैं, आप इन बच्चों के देख रेख करते हैं, तो किस तरह क्या मामला सामने निकल कर आता है? ये देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो भिखारी लोग जो बच्चे को लेकर जो बाहर से लेके आते हैं, और पहली बात तो इनका बैकग्राउंड क्या है बच्चों का, ये है कौन, इनका माँ बाप हैं या नहीं है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को व्हील चेयर पर बैठाकर और नशे का पदार्थ देकर इनसे भीख मंगवाई जाती है और इनसे मोटी रकम कमाई जाती है। अभी हाल ही के मैंने 2019 के अंदर मैंने एक हैदराबाद और कानपुर से गिरोह आया हुआ था भोपाल में। मुझे शक हुआ कि ये बच्चे ज़्यादातर बेहोशी हालत में ये लोग भीख मांगते हैं, ये ऐसा क्या है इन बच्चों के अंदर। तो मैंने उनका बैकग्राउंड का पीछे भी करा, मैंने उनका पूरा पता करा, या गिरोह का पता करा। तो बाद में मुझे पता ये चला कि ये बच्चे शायद इन लोगों के बच्चे नहीं थे, ये बाहर से हैदराबाद और कानपुर से लेकर आए हुए थे। और जिसमें मैंने क्राइम ब्रांच और हमारी जो कल्पना श्रीवास्तव थी पूर्व कमिश्नर मैडम और चाइल्ड लाइन, इनकी मदद से हम लोगों ने 44 बच्चों को छुड़ाया था। और ये बहुत बड़ी मुहिम थी मेरी, जबकि हालांकि मैंने उनको 6 महीने तक मैंने उनका पीछा किया, बाकायदा मैंने फ़ोटो वीडियो बनाई, मैंने अपलोड करा मैंने, और फिर मैंने एक शिकायत भी की थी मैंने अपने कमिश्नर मैडम को। उनके माध्यम से ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी हमें। मैं अगर देखा जाए तो बच्चों के ऊपर ज़्यादातर कभी उसके हाथ में पट्टी बांध देते हैं, सर में पट्टी बांध देते हैं। तो आप जब इस मामले में तहकीकात करते हैं तो क्या सामने निकल कर आता है? ये पहली बात तो पट्टी नकली पट्टी होती है, ये नकली कोई दवा लगा के वो इसलिए पट्टी बांधते हैं ताकि लोग तरस खा के इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दें, और उसी आधार पर और वो उन बच्चों के आधार पर वो मोटी रकम कमाते हैं ये लोग। और मगर ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये कंफ्यूज होते हैं कि इनके बच्चे हैं या नहीं है, कि वो आजकल टाइम के अंदर मैं नहीं चाहता कि कोई माँ बाप अपने बच्चों से भीख मंगवाए या इस हालात के अंदर बेहोशी हालात में कोई उनसे इंजेक्शन दे या नशीला पदार्थ खिला के उनसे भीख मंगवाए। मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जनता को भी जागरूकता होना चाहिए इसके अंदर, कि छोटे बच्चों को कोई भी अगर भीख मांगते हुए देगा तो उनको पैसे ना दें। अगर आप पैसे देंगे तो उनका धंधा बढ़ेगा, तो ये बच्चे चुराएंगे, क्योंकि भिखारी गिरोह बहुत बड़ा सक्रिय है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी अभी हाल ही में मैं उनको लेटर दूँगा, आवेदन दूँगा कि ये जल्द से जल्द ये बंद किया जाए भिखारी गिरोह का बच्चों को भीख मंगवाने का। ये थे मकबूल दयावान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उन मासूम बच्चों को उनके चुंगलों से आज़ाद कराया। अब हम इसी टॉपिक पे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। भोपाल से शफीक खान और कैमरामैन जुबेर की खास रिपोर्ट। आज हमने भोपाल के अंदर कई समाज से जुड़े हुए लोगों से बात करी और साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री PC शर्मा हैं, वो वर्तमान मौजूद विधायक भी हैं, वो
उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि इस वक्त जो भुखमरी के हालात मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार शिवराज सरकार है। ऐसे हालात के अंदर बच्चे भीख नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे। वहीं समाज से जुड़े हुए कई लोगों ने इस बात को कहा है कि जब भी उनको इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उनको बुलवाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है और उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनके माता पिता को बुला के समझाइश भी दी जाती है। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के जो नोडल अधिकारी हैं राजेश सिंह भदौरिया, उनका ये कहना है कि जब भी पुलिस को इस संबंध में किसी तरह की कोई भी सूचना मिलती है तो वो फ़ौरन ही इस पर कार्रवाई करते हैं और साथ ही उनके माता पिता को बुलाकर भी समझाइश करते हैं। अगर बात की जाए ये भिक्षावृत्ति रोकने के लिए तो ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, समाज सेवियों का, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। मैं तो इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, भिक्षावृत्ति को रोका जाए? अगर आप मेरे साथ हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर हमें बताएं कि इसको प्रतिबंधित करने के लिए क्या करना होगा। नेशन 24 न्यूज़ से मैं शफीक खान, कैमरामैन जुबैर के साथ। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर नेशन 24 न्यूज़ की टीम जो है एक मकसद के साथ, एक सवाल के साथ सड़कों पर निकली भोपाल की और उन मासूम बच्चों को दिखाने की कोशिश ये की ताकि सरकार और प्रशासन इन मासूम बच्चों के भविष्य के बारे में और भी कई योजनाओं को लागू करे। कुछ सामाजिक संगठन या फिर प्रशासनिक अधिकारी ऑपरेशन मुस्कान जैसे लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं इन ऑपरेशनों के तहत, लेकिन संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। नेता हो या फिर सामाजिक संगठन, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, जो लगातार देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं, उनको लेकर सरकार को सोचना और समझना होगा, क्योंकि यही वो मासूम बच्चे हैं जिसे देश का भविष्य कहा जाता है। अगर इनकी देखभाल की जाए, इनकी शिक्षा को लेकर कोई कदम उठाया जाए तो आने वाले वक्त में इन मासूम बच्चों में से ही कोई आईएएस अधिकारी बनकर निकलेगा, कोई आईपीएस अधिकारी बनकर निकल सकता है, कोई डॉक्टर और साथ ही इंजीनियर बनकर निकल सकता है। हम सबको सामने आना होगा, हम सबको सरकार और प्रशासन के साथ आगे आना होगा, सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा और जो सड़कों पर इस तरह की एक बड़ी संख्या देखी जा रही है भीख मांगने वाले मासूम बच्चों की, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, उनके भविष्य के बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा। यही एक मकसद था और इसी मकसद के साथ नेशन 24 न्यूज़ की टीम भोपाल की सड़कों पर निकली और इस रिपोर्ट को तैयार किया ताकि ये रिपोर्ट सामने आए और हम दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से भोपाल की सड़कों पर मासूम बच्चे भीख मांगने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इन मासूम बच्चों को लेकर सामाजिक संगठन क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या कुछ सहायता इन मासूम बच्चों की होती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।